आप सबका अभिनंदन। आज हम अपनी रचना जिंदगी और नौ उपन्यास लेकर उपस्थित हैं। ये पूर्व प्रकाशित उपन्यास है जिसमें ग्रामीण जीवन की कहानी है। प्रस्तुत है जिंदगी और नौ उपन्यास का पहला भाग। आज बादल उषा काल से ही उमड़ घुमड़ कर आकाश में छा गए थे। अपनी तेज फुहारों से हरित वसना पृथ्वी के कनकन को भिगो रहे थे। पेड़ और पौधे ऐसा लग रहा था जैसे अभी स्नान करके सरोवर से बाहर निकले हों। पत्तों से बूंदों की टपटपाहट, मेढकों की टर्राहट और झिंगुरों की झंझनाहट से एक अजीब स्वर संगम सा सुनाई पड़ रहा था। कहीं कहीं पानी के जमाव में बुलबुले तैर रहे थे। गांव के सारे मार्ग पर कीचड़ अपना अड्डा जमा चुका था। गांव के उत्तरी सिरे पर एक छोटा सा आंगन जो तीन ओर दीवारों से घिरा था और एक ओर छोटा सा टाट खड़ा था। दिन के 8 बज चुके थे, किंतु बदली के कारण ऐसा लग रहा था कि अभी ही सुबह हुई हो। ऐसे असमय में भी उस आंगन का एक बूढ़ा किसान अपनी कुदाल कंधे पर रख रहा था। उसके शरीर के वस्त्र भीग चुके थे, पैर कीचड़ से सने हुए थे। उसने अंगोछा से सिर को बांधा और संभाल कर कांधे पर कुदाल उठाया और जोर से हाँक लगाई। सत्तो है रे, इतनी अवेर तक सोता है? खेत से सारा पानी बहा जा रहा है। जल्दी उठ और चल मेरे साथ। आज तुझे भी मेरा संग देना पड़ेगा। दूसरे घर से सिर्फ खर्राटे का स्वर सुनाई पड़ रहा था। कुछ सोचकर मधुलाल ने कुदाल को आंगन के एक किनारे पर ओलती में रखा। घर के ओसारे पर चढ़कर जोर से पुकारने लगा, अरे सतबा, क्या इसी ढंग से गृहस्थी चलेगी? सारे लोग खेत पर चले गए हैं और तू अभी तक नाक बजा रहा है। तभी खर्राटा बंद हुआ और नींद से बोझिल स्वर उभरा, मेरा सारा बदन दुख रहा है, आज छोड़ दीजिए, कल सारा काम हो जाएगा। हे, कल के लिए छोड़ दें। कल तक खेत में एक चुल्लू भी पानी बचेगा। बूढ़ा गरजने लगा, जब तक मैं जीता हूं कर ले सुख मौज, फिर भिखमंगा बनना। 2 अक्षर पढ़ क्या लिया, अपने को नवाब समझने लगा। दोनों की बकझक से सूरजी की नींद उचट गई। बुढ़िया दीवाल का सहारा लेती हुई उठी और वहां तक पहुंच गई। पहले उसने आंख के इशारे से ही अपने पति मधुलाल की आवाज को बंद करने का प्रयत्न किया, किंतु बूढ़ा दूसरी ओर देख रहा था। सूरजी बात को बदलने का प्रयास करती हुई बोली, क्या कादो लगा के घर में घुसे जाते हो? चलो नीचे उतरो। सूरजी के वाक्य ने लगाम का काम किया। बूढ़ा नीचे उतर गया और झल्लाने लगा, इस तरह से कोई काम चलेगा क्या? अकेले हम क्या क्या करते फिरे, कभी इधर कभी उधर, इससे बेहतर तो मर जाना ठीक होगा। सूरजी ने अपने पति को स्नेह भरी निगाहों से देखा तथा समझाती हुई बोली, जवान बेटे से कोई इस तरह बातें करता है क्या? हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, देखना एक दिन हाकिम बनेगा। अरे जब बनेगा तब, अभी बैठे रहने से क्या फायदा है? बड़े बड़े पूंजी वालों के लड़के भी खेत पर जाते हैं। तुम्हारा लड़का कौन सा बबुआन का बेटा है? बुढ़िया घर की ओर मुड़ गई थी, पुनः पति की ओर मुंह घुमाकर बोली, कुछ देर के बाद रोटी और पानी के साथ भेज दूंगी, तब तक जाओ। मधुलाल कुदाल उठाकर भिनभिनाते हुए चल पड़ा। पानी का छींटा जोर से पड़ने लगा था। सतेंद्र घर में खाट पर पड़ा हुआ था और अपने माँ बाप के बीच हो रहे बकझक को सुन रहा था। दोनों जब चले गए तो उसने करवट बदली। उसका बदन जोर जोर से दुख रहा था। बहुत रात बीतने पर तो वह शहर से लौटा ही था। गांव से 2 मील हटकर एक छोटा सा शहर, वहीं से सिनेमा का रात्रि शो देखकर वह लौटा था। वैसे तो सिनेमा देखने का मौका उसे पैसे के अभाव में
कभी कभार ही मिलता था। पैसे की कमी को दूर करने के लिए उसने काफ़ी प्रयत्न भी किया। कई बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में सम्मिलित हुआ, किंतु हर बार उसको मुंह की खानी पड़ी। कई बार वह घर से बाहर जाने का भी प्रयत्न किया, किंतु परिवार और गांव की माया के बंधन को वह अब तोड़ने में अपने आप को असमर्थ पाता। दूसरी समस्या, बाहर जाने के लिए कुछ रुपयों की थी। 2-3 बार प्रयास भी किया। 200-300 रुपया इकट्ठा करना उसके लिए आकाश कुसुम तोड़ने के बराबर था। फिर भी आशा की किरण डिग्री थी, इसलिए बीए की डिग्री को वह बड़ा ही सहेज कर रखे हुआ था। उसका आत्मविश्वास कह रहा था कि आज नहीं तो कल इसका उपयोग निश्चित ही होगा। बीए पास युवक तो डिप्टी कलेक्टर तक बन जाते हैं, फिर मैं क्यों नहीं बन सकता। इसी डिग्री को प्राप्त करने के लिए उसे कितनी कठिन समस्या से जूझना पड़ा था, और आज उसका कोई प्रत्यक्ष महत्व दिखाई नहीं पड़ रहा था। कभी कभी उसके मस्तिष्क में विचारों का बवंडर उठता था, ऊंचे ऊंचे सपनों का महल बन जाता था, किंतु ज्यों ही रोजी रोटी की समस्या मुंह बाए खड़ी होती, सारे सपनों का महल धराशायी हो जाता था।